जेनी से माफी मांगने का। वो उसके पास जा ही रहा था जब उसने देखा कि जेनी उस लड़के का हाथ पकड़ सड़क पर पैदल चल रही थी। और ये देख विद्युत को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए वो उसके पीछे निकल पड़ा। फाइनली उसे आवाज देने ही वाला था जब अचानक ही उसने देखा कि जेनी उस लड़के के साथ सड़क पर सैंडल निकाल आसमान की तरफ सर उठाकर आंखें बंद किए प्रे कर रही थी। और वह लड़का मौका देखते ही जेनी का पर्स और लिमिटेड एडिशन एलवी हील्स चोरी कर वहां से 9-2-11 हो गया। बस फिर क्या विद्युत को गुस्सा आया। साले कुत्ते, उसके लबों से गुस्से में फटी आवाज निकली। विद्युत दौड़ा जैसे तूफान ने रफ्तार पकड़ी हो, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उस लड़के को एक झटका लगा। एच, लेकिन आवाज मुंह से निकलती उससे पहले सड़क के अंधेरे कोने में विद्युत ने उसे दबोच लिया। धड़ाम। कौन हो तुम? चोर मुंह के बाल जमीन पर गिरा था। खुद को बचाने के लिए कोई एक्शन लेता उससे पहले विद्युत के हाथ में लिपटी बेल्ट और आंखों में गुस्से की चिंगारियां एक के बाद एक बिना कोई वार्निंग दिए चोर के बदन पर गहरी छाप छोड़ती जा रही थी। लीव मी, प्लीज लीव मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो खुद को बचाने की कोशिश करता, माफ करने की गुजारिश तो कभी विद्युत का सामना करने की, लेकिन सब नाकामयाब, क्योंकि विद्युत जैसे मजबूत और स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान के सामने खड़े होना उसके लिए इम्पॉसिबल था। धोखा देगा, उसे धोखा देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तेरी औकात नहीं उसकी परछाई छूने की, और तो उसकी चीजें हासिल करना चाहता है। हाँ। कुछ ही देर में वो जमीन पर लघु लुहान पड़ा था, तड़प रहा था, लेकिन विद्युत का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उसने एकदम से बेल्ट में ही उसकी गर्दन फंसाई और उसे दीवार से दे मारा। तेरे जैसे कीड़े सिर्फ गलियों में रेंगते हैं, पर तुझे मौका मिला था उसके आसमान के नीचे सांस लेने की, लेकिन वह भी तुझे गवारा ना था। धोखा देगा तू उसे? इतनी औकात तेरी? मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं, सुन रहा है तू? विद्युत ने एक झटके में उसका कॉलर पकड़ा, झुका और उसकी आंखों में झांका, फिर दांत भींचते हुए बोला, अब कोई उसे धोखा नहीं दे पाएगा, और ना ही तकलीफ, क्योंकि आप उसकी हिफाजत सिर्फ खुदा नहीं बल्कि मैं करूंगा, समझा? तूफानों की क्या औकात, जब मैं हवा के झोंके को भी उसे छूने की इजाजत नहीं दूंगा। विद्युत ने देखा वह लड़का उसकी खौफनाक मार और धमकी से उसके सामने ही बेहोश हो गया था। इसके बाद विद्युत ने आखिरी बार उसे तेजी से जमीन पर पटका और एक जोरदार लात चेहरे पर दे मारा। वह लड़का जो भी बेसुध गिर पड़ा था। विद्युत उसे आखिरी बार खोलती नजरों से देख एक हाथ में अपनी खून से सनी हुई बेल्ट, तो दूसरे हाथ में जेनी की सैंडल और पर्स लिए वहां से निकल गया। तो वही जेनी जो फुटपाथ किनारे बैठ आंखें बंद कर गंभीरता से अपने ही ख्यालों में खोई थी, ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि आखिर वही क्यों, दुनिया की हर बुरी की दुर्घटना उसके साथ ही क्यों होती है, और क्या उसकी यह तलाश कभी खत्म होगी? उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने विद्युत के ही जूते रखे थे। कुछ देर जूते के मालिक का पता लगाते जब उसे कोई नहीं मिला, फाइनली उसने जूते पहने, और तभी विद्युत ने उसके लिए टैक्सी भी अरेंज कर दिए थे, जिसमें उसका पर्स रखा हुआ था। विद्युत जेनी के सामने उसी वक्त आना चाहता था, पर यह सोचकर नहीं आया कि कहानी वह विद्युत के सामने खुद को इस तरह देख एम्ब्रेस ना हो। जेनी टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी, और विद्युत चुपके से उसका पीछा कर रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन वो जेनी को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता था। बिल्डिंग के बाहर जेनी गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई कि तभी विद्युत को याद आया कि उसने जेनी की सैंडल तो उसे दी ही नहीं। उसने सोचा वो जेनी के सामने नहीं जा सकता, लेकिन वह जैसे ही घर के अंदर चली जाएगी वो उसे दरवाजे के बाहर रखकर चला जाएगा। बस यही सोचकर वो जेनी के पीछे चला गया, और तभी उसने महसूस किया कि कोई जेनी को परेशान कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी उसके हाथ में जोकर का टॉय। वो समझ चुका था जेनी की जान को खतरा है, और बस सही वक्त पर उसने अपने सिक्योरिटी से उस आदमी को पकड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन तब तक जेनी इतना डर चुकी थी कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, और फाइनली उसे कंट्रोल करने के लिए विद्युत ने उसे किस करना शुरू कर दिया। जेनी बेहोश हो चुकी थी। अथर्व और श्रेया ने यह नजारा देख लिया। विद्युत की नजर जब हम दोनों पर गई, कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विद्युत ने जेनी को यूं ही बाहों में उठा लिफ्ट के जरिए श्रेया और अथर्व के अपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिए, तो वो दोनों भी खामोशी से उसके पीछे आए। कुछ देर में डॉक्टर ने जेनी को चेक किया और बताया कि जेनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे याद नहीं आना चाहिए, वरना वो फिर से ट्रॉमा में फंस सकती है। अब सही मौका देख अथर्व विद्युत से सवाल करने ही वाला था, लेकिन विद्युत बिना कुछ बोले वहां से चला गया, क्योंकि वो खुद अपने एक्शन पर हैरान था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। बालकनी में खड़े विद्युत ने इन बातों को याद किया और झटके से आंखें खोल खुद से कहा, क्या हो गया था मुझे उस वक्त?
उसे संभाले तब तो समझ आता है, लेकिन वो किस? अचानक विद्युत ने महसूस किया उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका हाथ अपने सीने पर गया और उसने कंफ्यूजन से कहा, यह क्या हो रहा है मुझे? उसका नाम लेते ही दिल में उथल पुथल क्यों हो जाती है? वो अपने होठों को दबाता है और अगले ही पल बोला, आई थिंक ये गिलट के कारण होगा। मुझे एक बार उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। कहकर उसने फोन निकाला और जेनी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अपनी उंगलियों को रोकते हुए बोला, लेकिन मैं फोन पर क्या कहूंगा उसे? अब अथर्व को कॉल करूं क्या? नहीं, वह तो मेरा नाम सुनते ही चीड़ जाता है। ऊपर से उसके बकवास सवाल। एक काम करता हूं, कल श्रेया और अथर्व जब अस्पताल चले जाएंगे, जेनी तो घर पर रहेगी तो मैं उससे जाकर मिल सकता हूं। कोई बहाना बना दूंगा। हाँ, यह सही रहेगा। खुद के सवालों के खुद ही जवाब देकर विद्युत शायद अपनी फीलिंग से नजर चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों से नींद अब भी गायब थी। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। डेविडसन विला सुबह लगभग 7 बजे। कमरे में नन्हे बच्चों की किलकारियां धीरे धीरे फैल रही थीं। बालकनी की तरफ से पर्दों से छनकर आती मीठी मीठी धूप और बेड पर तकिए के अंदर मुंह छुपाए करवट बदलकर सो रही आशी, बेड के ही एक किनारे पर पड़ा हुआ उसका मोबाइल और आंखों के नीचे आंसुओं की वह लकीरें जो सूख चुकी थी, मानो शिकायत की वह रेखा। 48 घंटे और एक कॉल तक नहीं। आशी ने भी कई कोशिश की थी पर फोन नॉट रीचेबल। हालांकि काजल ने उसे बता दिया था कि अंश ने सैटेलाइट से मैसेज भिजवाया है। वह लोग इस वक्त जिस जगह है वहां नेटवर्क नहीं है, इसलिए फोन कॉल पर बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए घर के लोग परेशान ना हो। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अपने साइको की दूरियां आशी को तड़पा रही थी। शायद यही कारण था कि सब कुछ जानने के बावजूद उसने रात भर उसका फोन ट्राई किया था और फाइनली सुबह होते होते वह गहरी नींद में सोई हुई थी, जब अचानक ही उसका फोन रिंग करता है। खडूस साइको कॉलिंग, खडूस साइको कॉलिंग। इस आवाज के साथ ही नींद से बोझिल आंखों को आशी ने हल्के से खोला। फोन की स्क्रीन को एक आंख बंद किए देखा तो फोन की स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देख एक झटके में उठकर बैठी। साइको। होठों पर बड़ी सी मुस्कान, आंखों में चमक और सांसों में बेताबी। उंगली की रफ्तार में जैसे ही बटन प्रेस करना चाहा, ईगो धीरे से कान में फुसफुसाई, नहीं आशी, इतना तड़पाने के बाद फोन किया है उसने तो इतनी आसानी से माफ कर देगी? नहीं, बजने दे फोन, तू नहीं मानना? उसने गल फुलाए, होंठ बीचकाए और फोन साइड में रखा, लेकिन दिल की धड़कनें गुस्से और ईगो पर भारी पड़ रही थी। तिरछी नजर घूमकर फोन की तरफ गई, मानो दिमाग की बात मानने से इनकार कर रही थी और कह रही थी, मैं तो जाऊंगी। अगर घंटी बंद हो गई, उसने दोबारा फोन नहीं किया तो? ये सोचकर ही उसने जल्दी से फोन उठाया और तभी बिस्तर पर किलकारियां मार रहे बच्चों पर नजर गई। फिर खुद को दिलासा देते हुए बोली, अब अपने लिए नहीं उठा रही, तुम ही लोगों को डैडी की याद आ रही थी ना? बब तो एक काम करो, तुम लोग खुद ही बात कर लो, मुझे नहीं करना उस खडूस से बात। चुहिया दिल तो तेरा ही है, बच्चे तो खामखा बदनाम है। क्रिश के छोटे छोटे ड्रैगनेट्स की एक्सप्रेशन भी शायद यही कह रहे थे, जब अचानक ही आशी ने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया और इससे पहले कि क्रिश का हैंडसम चेहरा उसके सामने आता, जल्दी से फोन तकिए से टिकाकर कूदकर एक पर्दे के पीछे जा छुपी। अब पता चलेगा इंतजार क्या होता है, खडूस कहीं का, मुझे छोड़कर भागा था ना, अब मैं भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाँ, खुद में बड़बड़े और पर्दे के एक कोना को मुंह में लेकर चबाने लगी। तो वही वीडियो कॉल रिसीव होते ही स्क्रीन पर क्रिश का चेहरा चमका, थकी हुई लेकिन बेताब आंखें, सांसों में बेचैनी। वो किसी और को नहीं, बस उसे ढूंढ रहा था, जिसका चेहरा एक पल देखे बिना उसे चैन ना आता था। सांसें धड़कनों का रास्ता भूल जाती थी, लेकिन कमबख्त यह मजबूरी और ये दूरी न जाने की कलम से लिखकर आई थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्रिश की वो खूबसूरत गहरी नीली आंखें उस मासूम चेहरे का दीदार करने के लिए इस हद तक प्यासी थी, जिनकी प्यास साफ तौर पर आंखों की लाल धारियों से नजर आ रही थी, जो अगर कोई देख ले तो बेशक बता देता कि इन आंखों से नींद की इस हद तक ओढ़ी हुई है। और आखिर उड़े भी क्यों नहीं, वो अपना सुकून तो वहीं छोड़ आया था, डेविडसन विला में। फाइनली इस प्यास को कुछ बंदे नसीब होने वाली थी, पर ऐसा सिर्फ क्रिश को लगता था, क्योंकि शायद उसका तरसना और लिखा था। जब वीडियो कॉल चालू होते ही उसे अपनी फायरफ्लाई की जगह 3 और मासूम और नन्हे चेहरे नजर आए, उसके ऑलमोस्ट 5 महीने के नन्हे ड्रैगनेट्स, डैडी को देखते ही खुशी से तीनों ने एक साथ आवाजें निकाली, बब बब बब, मम मम डट डट। छोटी सी बेटी ने होंठ भींचकर मुंह बनाते मोबाइल पर लात मारना शुरू किया, मानो शिकायत कर रही हो, आप हमें छोड़कर क्यों गए? तभी दूसरे बेटे ने आवाज निकालकर कहा,
हाँ जा, हम आपसे नाराज हैं और मम्मा भी, अपने फोन क्यों नहीं किया। और तभी पहले नंबर के बेटे ने शिकायत करते हुए कहा, कब तक वापस आएंगे, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। एक साथ अपने तीनों नन्हे शैतानों की शिकायत पर क्रिश का ध्यान कुछ पल के लिए भटका और मुस्कुराकर ठहाका मारते हुए बोला, ओह गॉड, आपने डैडी को इतना मिस किया। हाँ, मैंने भी, पर क्या करूं, जरूरी था। और यहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं कर पाया। बट स्टिल, तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी तो ठीक से निभाई ना, मम्मा का ख्याल रखा। हम कहाँ है वह? एक बेटा मुस्कुराया, दूसरे ने मासूम शक्ल में इशारा किया, मम्मा उधर है, पर गुस्सा है। क्रिश की आंखें चमक उठी, ओह ऐसी बात है, तो जरा पूछो मम्मा से किसने कहा था नखरे करने को, और किसने कहा था साइको मुझसे दूर रहो। उसकी आंखें उस तरफ घूमी जहां से हिल रहे पर्दे का कोना दिख रहा था, और आशी के छोटे छोटे पैर। फिर दिल ही दिल में बोला, फायरफ्लाई माय लव, अब और मत तड़पाओ प्लीज, सामने आ जाओ। कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरा बस चले तो अंदर ऐसे छुपा लूं तुम्हें कि लोग मुझे ढूंढे और जिक्र तुम्हारा हो। मेरा बस नहीं चल रहा कि यह स्क्रीन तोड़कर अंदर आ जाऊं और तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। कैसे गुजरी है ये 2 रातें तुम कैसे जानोगी। प्लीज प्लीज एक बार सामने आ जाओ, सांसों में ना सही, आंखों में ही बस जाओ। क्रिश के दिल में टिस मच रही थी और बोला, फायरफ्लाई छुपना बंद करो, मेरे सामने आओ। ये सुन बच्चों ने भी धीरे से नजर घुमाकर अपनी मासूम आवाज में JDNDJ JDBBBB करना शुरू कर दिया। तो आशी ने होठों का गोल पाउट बनाते धीरे से नामे सर हिलाया और कान के पास उंगली लगाकर कुछ इशारा किया। अपनी मां के इशारे पर छोटी सी बेटी इश्क की मोबाइल फोन की स्क्रीन में क्रिश को देखते हुए मासूमियत से अपनी उंगली उठाकर होठों से चबाते हुए HSJNSNSJ करने लगी, मानो कह रही हो, मम्मा बोला, धमकी नहीं, डैडी लेट कॉल, मम्मा गुस्सा। तो वही क्रिश जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो वो अपने बच्चों की भाषा समझ रहा हो, एक गहरी सांस लेकर बोला, ओ तो मम्मा मुझसे इतना नाराज है कि सामने नहीं आएगी, या शायद उन्हें मेरी याद ही नहीं आ रही, जिनसे सिर्फ बात करने के लिए मैं अपना पूरा काम छोड़कर 6 घंटे के ट्रैवल के बाद दूसरे शहर आया हूं। लेकिन अब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूं। हो सकता है शायद पंडित जी ने मुझसे बात करने से भी मना किया हो। वैसे मैं बताना भूल गया था, इस फोन के बाद शायद 1 महीने तक कॉल ना कर पाऊं। तो अपना ख्याल रखना बच्चों, ओक बे। कहकर क्रिश कॉल रखने का नाटक करते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, एक बार आंखें तो मिलाओ फायरफ्लाई, इतनी सजा तो अदालतें भी नहीं देती जितना तुम्हारा इश्क देती है। प्लीज लड़ाई ही कर लो, शिकायत ही सही, पर अपनी मीठी सी आवाज में मेरे इंतजार का इकरार तो करो। बस अपने आप से यह बातें करते हुए वो फोन रखने ही वाला था, जब अचानक ही उसकी बात सुनकर आशी का दिल मानो सीन तोड़कर बाहर निकल गया था। और बस फिर क्या, अचानक ही जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। क्रिश की बेवकूफी और प्यार, हाय राम। तो अपना ख्याल रखना बच्चों, ओक बे। कहकर क्रिश कॉल रखने का नाटक करते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, एक बार आंखें तो मिलाओ फायरफ्लाई, इतनी सजा तो अदालतें भी नहीं देती जितना तुम्हारा इश्क देती है। प्लीज लड़ाई ही कर लो, शिकायत ही सही, पर अपनी मीठी सी आवाज में मेरे इंतजार का इकरार तो करो। बस अपने आप से यह बातें करते हुए वो फोन रखने ही वाला था, जब अचानक ही उसकी बात सुनकर आशी का दिल मानो सीना तोड़कर बाहर निकल गया था। और बस फिर क्या, अचानक ही जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ए लाउडली क्राइंग। हाँ हाँ, रख दो फोन, क्योंकि अब तुम्हें अपनी फायरफ्लाई की क्या जरूरत है। तुम्हारे पास तो अब बिजनेस मीटिंग्स है, डील्स हैं, बच्चे हैं, और क्या चाहिए। मेरी नाराजगी, तड़प, इंतजार और मोहब्बत कुछ मैटर नहीं करता ना तुम्हारे लिए। उसकी आवाज भर्रा गई थी, तारानकन, मैं जियूं या मरूं कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। फायरफ्लाई। क्रिश की आवाज में गुस्सा था, पर जैसे ही नजरें स्क्रीन पर टिकी, गुस्सा धुएं की तरह उड़ गया। सामने वही चेहरा, बिखरे बाल, लाल आंखें और मासूम सी नाराजगी में डूबे गोरे गोरे फूले फूले गाल, जिस पर अब दुनिया भर की मासूमियत से ज्यादा शिकवा और शिकायत थी, जो अब थमने वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह आवाज अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। क्रिश वहीं रुक गया, क्योंकि अब जाकर उसके बेताब दिल को सुकून मिला था। लेकिन आशी बम के गोले की तरह क्रिश पर फटते हुए बोली, चूल्हे में गई तुम्हारी फायरफ्लाई, खडूस, कमीने, धोखेबाज, इंसान, छली, कपटी, फरेबी, लपड़ झट्टू आदमी। शादी से पहले तो हम दिल दे चुके सनम बनकर घूमते थे, और अब हम आपके हैं कौन। इसका मतलब अब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे मैंने तुम्हें कुछ दिन पास क्या नहीं आने दिया। तुमने तो मुझ पर लगान
ही लगा दिया, अंग्रेजों वाले कैरेक्टर दिखा दिए। एच 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 गांधी जी ने सही कहा था, यह अंग्रेज भरोसे के काबिल नहीं है, इन्हें देश से निकालो। लेकिन मैं बेवकूफ तुम्हें दिल में ही बसा लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। वॉट? वीडियो कॉल पर क्रिश एकदम उछल पड़ा। तो आशी अपनी बात संभालते हुए, अब मेरा मतलब, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ कुछ होता है, लेकिन अब पता चला तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता। और कैसे होगा, पत्थर के सनम जो ठहरे। आशी लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर माथा पीटते हुए बोली, तुम्हारी बातों में आकर मैंने तो तुम्हें तेरे नाम का सलमान खान समझा और मैंने प्यार किया, लेकिन तुम तो मैंने प्यार क्यों किया के निकले। अरे मैं तो यहां तुम्हारी याद में कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साइको को दिया गाना गा रही हूं। लेकिन मुझे तो सनम बेवफा सॉन्ग की रिहर्सल करनी चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे जिंदगी भर वही गाना पड़ेगा। आखिर ऐसे साइको से प्यार जो किया है मैंने। यहाँ एक मैं हूं जो तुम्हारे साथ हम साथ साथ है वाली फैमिली के सपने देख रही हूं, और एक तुम हो जो कभी खुशी कभी गम के ट्रैक पर चलकर मुझे बस गम ही गम दिए जा रहे हो। फायरफ्लाई मेरी बात, कृष्ण ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला होता तभी आशी जोर से चिल्लाकर, शट अप, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आशी चिल्लाए, क्या कहते थे तुम? हाँ, फायरफ्लाई तुम्हारे लिए मेरा दिल तो पागल है। आशी एकदम से फोन उठाकर कमरे में रखा हुआ फ्लावर वास जमीन पर पटकते हुए क्रिश पर चिल्लाकर बोली, अरे मुझे तो अब पता चल रहा है, पागल तुम्हारा दिल नहीं, पागल तो मैं हूं जो तुम्हारी बातों में आ गई। और क्या कहते थे? हाँ फायरफ्लाई, तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, तुम्हारे साथ तो मैं हूं ना। अरे तुम कहाँ हो, ये तो सबको नजर आ रहा है, तुम्हारे बच्चों को भी। 6 घंटे ट्रैवल करके तुमसे बात करने आया हूं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। हाँ, बोलो हर वक्त काम काम काम। उस पर तो एहसान नहीं करते ना? या फिर उन्हें भी अपने ऑफिस, अपने लैपटॉप और उस बकवास टिन के डब्बे मोबाइल फोन जिसके एंटीना वक्त आने पर ही ढीले पड़ जाते हैं, बताओ उन पर भी एहसान जता रहे हो? अरे एक मैं हूं जो यहां तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन, घंटे और मिनट गिन रही है। सोचती हूं मेरा साइको आएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्टाइल में। आशी मुंह बनाते गुस्से से दांत पीसते हुए, लेकिन मुझे तो अब समझ आ रहा है कि मेरा ये दिल वाला दुल्हनिया लेने कैसे आएगा, क्योंकि इसके दिल का शेड्यूल तो इसके ऑफिस ने बुक कर रखा है। आशी की बातों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्रिश चुप था। अब तक का सारा मजाक अब उसे भारी पड़ चुका था, क्योंकि अपनी फायरफ्लाई को चिढ़ाने के लिए उसने जो छोटी सी चिंगारी दिखाई थी वो अब एक बड़ी सी ज्वालामुखी में बदल चुकी है। इस बात का एहसास होते ही जल्दी से कान पर हाथ रखते हुए बोला, अरे अरे फायरफ्लाई, मेरी बात तो सुनो, माय लव, देखो देखो, शांत हो जाओ, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, मैं तो बस। हाँ, तुम तो ट्रक और तुम तो हेलीकॉप्टर, यहां तक कि हवाई जहाज भी बन जाओ। साइको, अब मैं भी वादा करती हूं, मैं टाइटैनिक बनूंगी और देखना तुम्हारे इस एटीट्यूड की नया ऐसी डुबाऊंगी कि प्रेम की नया तो राम के भरोसे पे भी पार नहीं लग पाएगी। क्या कहते थे तुम मुझे? फायरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो इसीलिए कभी अलविदा ना कहना। तो कान खोलकर सुन लो साइको, बहुत हो गया मेरी तरफ से तुम्हें, कहो ना प्यार है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता मेरे लिए, बात नहीं करते, न ध्यान देते कि तुम्हारी फायरफ्लाई तुम्हारी याद में कितना तड़प रही है, वह नाराज है, दुखी है, खाना खाया है या नहीं, सोई है या नहीं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तो ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें अलविदा नहीं बल्कि सायोनारा कहूंगी। बहुत हो गया। ओम शांति ओम। इस उम्मीद में कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अब मुझे पता चल गया मैं पिक्चर की हीरोइन नहीं बल्कि बैकग्राउंड डांसर हूं, जिसे तुम अपने इशारे पर नचाते हो। लेकिन अब बस साइको, मैं चिकनी चमेली बनने से इनकार करती हूं। जाओ ले आओ अपने लिए कोई दूसरी मुन्नी, बदनाम हुई, क्योंकि मैं अब तुम्हारे इशारे पर जलेबी बाई नहीं बनूंगी। तुम लगे रहो अपने बिजनेस में, अपने शेड्यूल में, और अपनी जैसी अंग्रेज लड़कियों के साथ नेन मटक्का करने में, क्योंकि वही तुम्हारे लिए ठीक है। मेरा क्या है, मैं जी लूंगी तुम्हारे बिना। वैसे भी आधी जिंदगी तो तुम्हें याद करते हुए रो रो कर गुजर जाती है, और बाकी आधी अपने बच्चों के साथ गुजार लूंगी। अब रहो तुम खुश, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमसे बात करने के लिए 6 घंटे ट्रैवल करने की। कमाओ खूब पैसा कमाना, और जब मैं मर जाऊंगी ना तो उन्हें पैसों का मेरे लिए ग्रेवयार्ड बना देना, ठीक है ना? कहकर आशी हिचकियों के साथ आंखों में बेनतहा आंसू लिए जोर जोर से रो रही थी, और अचानक ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है तो क्रिश के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा।
क्रिश, जो अब तक अपनी फायरफ्लाई की मीठी मीठी आवाज में उसकी शिकायतें सुन रहा था, अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और तड़प कर फोन संभालते हुए बोला, हेलो हेलो फायरफ्लाई माय लव, मेरी बात तो। ओ शिट, कॉल कट गई। कहते हुए क्रिश गुस्से से फोन पटकने ही वाला था। ब्लडी हेल। उसने खुद को रोका और गुस्से से दीवार पर मुक्का दे मारा। दोनों हाथों से आंखों को मिचते हुए बालों में हाथ फैलाकर खुद को कोसा। क्या किया मैंने? उसे फिर से हर्ट कर दिया। क्रिश दोबारा फोन करता है, लेकिन आशी फोन रिसीव नहीं करती बल्कि उसे बेड पर फेंक कर सिसक सिसक कर रोने लगी। तुम बहुत बुरे हो साइको, तुम बहुत बुरे हो। दूसरी तरफ क्रिश माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ था जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस करते ही क्रिश की कोल्ड वॉइस धीरे से निकली। वो तड़प रही थी और मैं उसे सता रहा था। क्रिश के चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा खुद के लिए नफरत थी जब उस आवाज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिकॉज योर साइको। वो इंसान धीरे से उसके बगल में बैठा और सामने अपनी नीली नजरों से चारों तरफ घिरे गहरे समुद्र को देखते हुए बोला, थोड़ी नादान है, थोड़ी गुस्से वाली और जिद्दी भी, लेकिन उतना ही प्यार भी करती है तुमसे। जानता हूं, उसने कहा मेरे बिना जी लेगी, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मेरी धड़कन उसी की आवाज पे चलती है, और अगर वो चुप हो गई तो ये साया भी चलना बंद हो जाएगा। कहकर कृष्ण ने दोबारा आशी को फोन किया और वहां से चला गया, तो उसकी बगल में बैठा अंश होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खुद से बोला, डैड यू आर रियली जीनियस। ऐसा पागल तो मैं भी नहीं ढूंढ पाता अपनी बहन के लिए। अंश ने धीरे से पलटकर कृष की पीठ की तरफ देखा, जो एक बड़ी सी शिप की रेलिंग को अपनी मुट्ठियों में दबोचे बेताबी से अपनी फायरफ्लाई को दोबारा कॉल कर रहा था। 2 बार नंबर डायल किया, डिस्कनेक्ट। तीसरी बार वीडियो कॉल की, रिंग बज रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। क्रिश का चेहरा अब शांत नहीं था, उसमें अब आग थी, जुनून था, और वो पजेसिव क्रेजी लव जिसकी मिसाल शायद ही कहीं हो। और तभी एक हाथ उसके आगे आया, उसमें एक सैटेलाइट वीडियो रिसीवर फोन, जिन्हें देखते ही क्रिश की नीली आंखों में चमक आए। उसने धीरे से पलटा, अंश की तरफ देखा, तो दूसरी तरफ से काजल। हाँ बस मैं पहुंच गई। अगले ही पल आशी के कमरे के दरवाजे पर रिंग हुआ। आशी, जो कि फूट फूट कर रो रही थी, जल्दी से आंसू साफ कर दरवाजा खोलती है। भाभी आप, हम ये लो। काजल ने अपना फोन आशी की तरफ बढ़ाया। आशी ने एक नज़र फोन की स्क्रीन पर देखा जहां उसका साइको था, जो देखते ही आशी ने मुंह बनाकर गुस्से से कहा, कह दीजिए, मुझे बात नहीं करनी। उसने तुरंत काजल के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से कमरे में आते हुए बोली, समझता क्या है अपने आप को, मैं तड़प रही हूं उसके लिए। उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। कहकर वह अपने निचले होंठ बाहर निकाल एक बार फिर रोने लगी कि तभी दरवाजा फिर से नॉक हुआ। उसने मुंह बनाते कमरे में लगे एक बटन को प्रेस करते कहा, जो साउंड प्रूफ कमरे को अनसाउंड करते थे। भाभी मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी। आशी, मैं हूं मॉम। मॉम। आशी फीलिंग को कंट्रोल कर आंसू साफ करते दरवाजा खोलती है। जी मॉम। तो सासू माँ ऐना भी मोबाइल आगे करते हुए मुस्कुरा कर बोली, नाराज हो? एक बार बात कर लो। आशी ने बिना कुछ कहे फोन ले लिया, दरवाजा बंद किया पर फोन रिसीव नहीं की। नॉक हुआ। इस बार समर था। बस फिर क्या, हर मिनट दरवाजा बज रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आशी अभी का फोन लेते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका बेड और सोफा मोबाइल फोन के अनलिमिटेड कनेक्शन से भर चुका था, लेकिन उसने भी जिद ठान ली थी वह साइको से बात नहीं करने वाली। लेकिन उसका साइको भी कहाँ कम था। खुशी, नताशा, गौरी, निक, याना, सभी के फोन पर धड़ाधड़ फोन लगा रहा था। आशी तो अपने कानों पर हाथ रखकर गुस्से से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसके छोटे छोटे शैतान शायद अपने डैड के स्ट्रगल को देखते हुए GSJSSJNSNNDDB करते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मानो कह रहे हो, अरे बस अब हम पर दया करो ब्रो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना कानपुर में हड़ताल होना पक्का है। बस फिर क्या, आशी का बड़ा बेटा क्रियांश अपने पैर के पास बज रहे फोन को बस यूं ही हल्के हल्के लात मारते हुए अचानक ही एक बटन दबा देता है और खुशकिस्मती से फोन का स्पीकर ऑन हो गया। मेरी जान, मेरी धड़कन, मेरी इकलौती और आखिरी मोहब्बत के लिए, जिसका मैंने दिल दुखाया है और जिसे लगता है कि मैं उसे याद नहीं करता। हम गुम हैं किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम, हाय राम। अचानक क्रिश के ये शब्द सुन आशी, जो कि बेड के एक कोने में बैठे रो रही थी, अचानक ही हैरान हुई और झटके से उठ खड़ी हुई। वो मोबाइल फोन के पास गई, मानो यकीन करने की कोशिश कर रही हो यह उसका साइको कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अंश, जो राजा के मोबाइल फोन पर टेक्स्ट लिखते हुए। अंश फोन उठाया। क्रिश धीरे से हाँ में सर हिलाकर हाँ। जो देखा, अंश खुशी से टेक्स्ट पर आगे लिखता है,
और इसे कृष ने दोबारा दोहराया। कृष एक गहरी सांस लेकर आशी के लिए प्यारा सा गीत गाते क्रूज पर ही इधर उधर घूमते हुए बोला, हाँ, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम हाय राम। कृष धीरे से अंश की तरफ देख फोन कानों के पास से हटाकर, आगे क्या कहो? तो अंश जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करते हुए, अरे बता रहा हूं, हाँ ये लो। इसे पढ़ते हुए कृष ने मुस्कुराकर सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने सब हाल दिल के और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। कृष की कर्कश आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बहुत ही स्वीट लग रहा था, जिसे सुनना चाहते हुए भी आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी, लेकिन उसने अभी भी फोन पर कोई जवाब नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राका उंगली से दांत काटते हुए बोला, ओह माय गॉड, इस तरह की चिप लाइन कौन बोलता है? अफ मुझे तो किंग की आवाज में सुनकर चक्कर ही आ रहे हैं। राका ने इतना कहा ही था कि तभी कृष ने खींचकर एक लात उसके बनमा पर दे मारा। आ राका मुंह के बल जमीन पर गिरा था तो अंश बेचारे की हंसी छूट गई और मोबाइल फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन बंद हो चुका था तो कृष अपनी लाइन आगे देख ही नहीं पाया। बेचारे को कुछ समझ नहीं आया तो हड़बड़ा कर लाइन दोहराते हुए बोला, अब हाँ, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। दांत पीसते हुए अंश को फोन की स्क्रीन चालू करने की वार्निंग देते हुए, हाय राम फायरफ्लाई माय लव, अब तुम भी कुछ कहो ना। कृष आशी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था तो आशी, जो कि अब तक उससे नाराज थी, गाल फुलाकर दूर जाते हुए बोली, बच्चों अपने डैडी से कह दो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन्हें तो मेरे दिल की बात समझ नहीं आती ना। आशी की शिकायत कृष ने सुन ली तो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुम्हारे होठों से ज्यादा दिल की बातें सुनाई देती है माय लव? सुनना चाहती हो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तो सुनो। बेचारा अंश जमीन पर गिरी हुई फोन उठाकर जल्दी से स्क्रीन चालू करता है, ये सोचकर कि शायद कृष को इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल कृष ने स्क्रीन को साइड कर आंखें बंद करते हुए अपने फायरफ्लाई के दिल को पढ़कर बोला, चाहा है तुमने जिस बावरी को वो भी सजनवा चाहे तुम ही को। नैना उठाए तो प्यार समझो, पलके झुका दे तो इकरार समझो। रखती है कब से छुपा छुपा के। ये सुनते ही आशी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो जल्दी से दौड़कर स्क्रीन के पास आई, फोन हाथ में उठाया और कानों के पास लगाया तो कृष ने आगे कहा, तेरे तेरे होठों पे पिया मेरा नाम है ना? कृष ने मुस्कुराकर कॉन्फिडेंस से पूछा तो आशी, जिसका गुस्सा फिलहाल मेल्ट हो चुका था, अगले ही पल शर्मा को कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। वह अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी थी। तो दूसरी तरफ कृष भी भले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन वो समझ गया उसकी फायरफ्लाई मान चुकी होगी और अब इंतजार की यह घड़ी दोनों दोबारा काटने लगे थे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।